गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग घेरन संगीता पढ़ रहे हैं। 3 उपदेश हम कंप्लीट कर चुके हैं। षटकर्म, आसन और मुद्रा बंद का। चतुर्थ उपदेश हमारा है घेरन संगीता में प्रत्याहार का। इसलिए मैंने दोहराया क्योंकि आपको याद हो जाए सीक्वेंस में। प्रत्याहार में षट शत्रु का वर्णन किया गया है। कई जगहों पर षट शत्रु शब्द आया है, कई जगहों पर नहीं आया है। तो ध्यान में बस रखेंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं कि लेकिन क्या होता है एग्जाम में किस पुस्तक से क्या लेकर के पूछ दे तो कहना मुश्किल है, इसीलिए शब्द लेकर आए। सबसे छोटा उपदेश है, यानी सबसे छोटा अध्याय है। और इसमें जो मेन है कि जितनी तरफ आपकी इंद्रियां जा रही हैं, इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। क्योंकि जब तक इंद्रियां आपकी कंट्रोल में नहीं होंगी, ना प्राणायाम में आपका मन लगेगा, ना ध्यान में, ना समाधि में, तो कोई भी चीज आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। इसीलिए घेरन ऋषि सबसे पहले प्राणायाम से पहले खास करके प्रत्याहार की बात करते हैं कि मुद्रा बंद तक ठीक है, अब आप प्रत्याहार में देखिए किस तरीके से जो आपकी इंद्रियां है उसको कंट्रोल में करना है, कैसे आत्मा के वश में उसको करना है। कई जगहों पर इसमें श्लोक संख्या को लेकर के भी दिक्कत है। कई जगहों पर 5 श्लोक संख्या है, कई जगहों पर 6 है, कई जगहों पर 7 है। तो हमने सब कलेक्ट करके 7 जो मैक्सिमम श्लोक संख्या हमें लगा कि नहीं, जहाँ जो छूटा हुआ वो सब हमने कलेक्ट कर लिया हुआ है। तो 7 श्लोक संख्या इसमें मैक्सिमम है। पहले ही श्लोक में घिरन ऋषि चंड कपाली से कहते हैं अथाथः संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहारकम उत्तमम यस्य विज्ञान मात्रेण काम आदि रिपुनाशनम। कि अब मैं तुमसे प्रत्याहार का वर्णन करने जा रहा हूँ। उत्तम प्रत्याहार कहा गया है, प्रत्याहारकम उत्तमम, जिसको जानने मात्र से यस्य विज्ञान मात्रेण काम आदि जो शत्रु हैं उसका नाश हो जाता है। काम आदि रिपुनाशनम, रिपु मतलब शत्रु, काम आदि शत्रुओं का नाश हो जाता है। इसको जानने मतलब उसको पूरी तरह से जब आप जान लेते हैं, जीवन में उतार लेते हैं, तब कहा गया है। फिर दूसरे श्लोक में कहा गया प्रत्याहार प्रकरण में यतो यतो निश्चरते मनश्चंचलम स्थिरम ततः ततस्ततो नियम्ये तदात्म आत्मन्येव वशम नयेत। यानी कि चंचल स्वभाव की वजह से जहां जहां मन आपका जाता है, मन 50 जगहों पर जाता है। अभी आप बैठे होगे पढ़ने में, कई जगहों पर जा रहा है, मन कंट्रोल में नहीं रहता है। यह सबसे बड़ी समस्या है। सब लोग किन्हीं का योग कराने जब आप जाते होगे तो वो यही कहते होंगे कि मन बहुत भागता है, मन कंट्रोल में नहीं रहता है। तो कह रहे हैं जहां जहां मन जाता है अपने स्वभाव की वजह से, वहां वहां से मन को वापस लाइए और आत्मा के वश में कीजिए। आत्मा के वश में, ये मेन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो यहीं से आता है। तो मन को किसके वश में लाने की बात की गई है? तो मन को आत्मा के वश में लाने की बात की गई है। अब ये बिहार स्कूल ऑफ योग की जो किताब है उसमें ये छूट गया हुआ, लेकिन कैवल्य धाम की किताब में ये है। जहां जहां दृष्टि जाती है, दृष्टि भी अब आंखें हैं तो वहां वहां जाएंगे दृष्टि, तो जहां जहां दृष्टि जाती है वहां वहां से हटा करके उसको आत्मा के वश में करना है। सबको आत्मा के ही वश में करने की बात हो रही। पुरस्कारम तिरस्कारम सुश्राव्यम वा भयानकम मनः ततस्मात् एतत् आत्मन्येव वशम नयेत्। पुरस्कार में, तिरस्कार में और अच्छे शब्द सुनने में आपका मन नहीं लगना चाहिए, उसमें मन नहीं जाना चाहिए। किसी ने पुरस्कार दिया तो बहुत खुश हो गए, तिरस्कार किया तो बहुत अपमान लग गया, प्रशंसा कर दिया कोई चीज तो बहुत खुश हो गए, भयानकम निंदा कर दिया तो बड़े दुखी हो गए। फिर इन चारों चीजों से भी कहा गया है मन को नियंत्रित करना है, इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है और मन को आत्मा के वश में करना है। आत्मन्येव वशम नयेत्, मन को आत्मा के वश में करना है। शीतम च अपि तथा च उष्णम यत मन संस्पर्शयेत योगतः तस्मात् प्रत्याहरेत एतत् आत्मन्येव वशम नयेत्। ये भी श्लोक बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में नहीं है, केवल धाम की किताब में है। शीत हो या उष्ण हो, जहां भी मन जाता है, गर्मी या ठंडा पे परेशान हो रहे हैं, अभी बहुत गर्मी लग रही, बहुत ठंड लग रही है,
उससे भी मन को रोक करके आत्मा के वश में कीजिए। शरीर को इतना दृढ़ बनाने की बात हो रही है, मन को इतना दृढ़ बनाने की बात हो रही है, सब मन का ही प्रपंच है सारा। अब 2 श्लोक बस बच गया हुआ है। आत्मलयत्व वाली बात आई हुई है, आत्मा के लय की बात आई हुई है, नहीं कि लय करना, आत्मा में ही मन को लय करना है। कहा गया सुगंधे वा अपि दुर्गंधे मनोघ्राणेषु जायते तस्मात् प्रत्याहरेत एतत् आत्मन्येव वशम नयेत। मधुर अम्ल तिक्त आदि रसम गतम यदा मनः, इन चीजों पर भी मन जाता है। तस्मात् प्रत्याहरेत एतत् आत्मन्येव वशम नयेत। ये वाली लाइन हर जगह पर रिपीट हुई है, हर श्लोक में रिपीट हुई है, तो ये ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि इसके पूछने के चांस ज्यादा हो जाते हैं कि ये आपको श्लोक दे दिया जाए, तस्मात् प्रत्याहरेत एतत् आत्मन्येव वशम नयेत। ये कहाँ से, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये हठ प्रदीपिका में है, वो भी प्रत्याहार वाले में। इसका अर्थ देखिए, सुगंध हो या दुर्गंध हो, जहां मन जाता है हटा करके आत्मा के वश में कीजिए। जो रस आदि है, जो षड रस है, यहाँ मधुर अम्ल कटु तिक्त आदि कहा गया है, मतलब सभी 6 रस की बात है। हमारा मन जाता है और कुछ खट्टा खाने का मन है, कुछ मीठा हो जाता, आज थोड़ा खाने में स्वाद मिलेगा, थोड़ा मिर्ची दे दो, मिर्ची के साथ खा लेते हैं। थोड़ा आज ना नमक कम है, अच्छा स्वाद नहीं, थोड़ा नमक दे दो, ऊपर से नमक लेकर खा लेते हैं। तो इस तरह जो रस में हमारा मन जाता है, वहां से हटा करके आत्मा के वश में करना चाहिए। और रस भी, रस वाली बात जहाँ आती है ना, तो वहाँ महामुद्रा में कहा गया है। महामुद्रा का अभ्यास करने से ये समस्या ऐसे भी खत्म होती है। तो मुद्रा का अभ्यास तो पहले कर ही चुके हैं। अब देखिए, क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा ऐसे पूछा नहीं जाता है। एक क्वेश्चन देखिए दिसंबर 2018 का टकराया हुआ है बाकी और मिलेगा तो हम आपके सामने रखेंगे। घेरन संहिता के अनुसार प्रत्याहार के परिणाम हैं, ये थोड़ा डाइसी सा क्वेश्चन था। आत्मा पर विजय, काम आदि शत्रुओं का नाश, मन को वश में करना, वृत्तियों को नियंत्रित करना। अब इसमें बड़ा सा जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा टफ लग रहा है। प्रज्ञा जी तीसरा कह रही है, तीसरा मतलब 2 और 3, काम आदि शत्रु मन को वश में। तो मन को वश में करना तो सब में ही होगा, काम आदि शत्रुओं का नाश, ठीक है। दूसरा और तीसरा यही उत्तर होगा, दूसरा और तीसरा होगा, काम आदि शत्रुओं का मन को वश में करना। हालांकि कई लोग कहते हैं कि नहीं, काम आदि शत्रुओं की जगह पर ना वृत्तियों का भी होना चाहिए। तो अर्थ तो निकाल सकते, लेकिन कामनाओं की बात की गई है। काम का मतलब सेक्सुअल डिजायर ही नहीं है, कामना, जो भी कामना है उसकी, उसके अर्थ में लगाए तो दूसरा और तीसरा ही सटीक बैठता है। यही उत्तर है। तो हमारा प्रत्याहार का जो प्रकरण है वो कंप्लीट हो गया हुआ है। पंचम तक का सीक्वेंस देख लीजिए। पहला था षटकर्म का घेरन संहिता में, दूसरा आपका आसन का था, तीसरा हम लोगों ने मुद्रा बंद का देखा, चौथा हम लोगों ने प्रत्याहार का देखा, और पांचवा हम लोग देखने जा रहे हैं प्राणायाम, यानी कुंभक वाला। सर जैसे हमने अभी तक पढ़ा है कि आत्मा तो शुद्ध है, निराकार है, तो मन को उसके, मतलब आपने कहा ना कि मन को आत्मा के पास ले जाना चाहिए, उस पे समझ तो कैसे कनेक्ट नहीं हुआ। मन को आत्मा के वश में करना, अभी वो हाँ। जीवात्मा है अभी वो जीवात्मा है। तो जीवात्मा है तो उसमें सारी चीजें हैं, तो उसमें सात्विक प्रवृत्ति से उसने अपना संबंध जोड़ा हुआ है। आपके अंदर, हमारे अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा अगर शुद्ध होती, शुद्ध होने का सेंस की अगर वो ब्रह्म स्वरूप होती, हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं होती। अभी उस आत्मा में लोभ क्रोध मोह जितनी जो है ये सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें उसके आसपास घेरा बना के उसको जकड़ के रखा हुआ है। और आत्मा ने भी उससे अपनी दोस्ती मान ली है। और ये ग्रंथ हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आत्मा से दोस्ती खत्म करनी। लेकिन आत्मा से दोस्ती तभी खत्म होगा जब आत्मा को ये सारी चीजों को अच्छे से देख लेगा और पता चलेगा कि नहीं, ये तो हमारा अपने परिवार का है ही नहीं, ये तो हमारा दुश्मन है। तो आत्मा ने संबंध जोड़ा हुआ है। तो आत्मा संबंध किससे जोड़ा हुआ है? सतरज स्तंभ से ही तो सब कुछ उत्पन्न हुआ, पहले सतरज स्तंभ से जोड़ा है।
इसीलिए कि जितने भी गुरु हैं, ऋषि है, सब लोग कहते हैं अचानक से आपको आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। पहले तामसिक टू राजसिक आना है, फिर राजसिक टू आपको सात्विक आना है। तो उस संदर्भ में कहा जाता है कि आत्मा के वश में करे। जब सात्विक प्रवृत्ति होती, कहते ये कितना पुण्यात्मा है, इनकी आत्मा पुण्यात्मा क्यों कहा? तो फिर तो आत्मा को पुण्य शब्द से नहीं जोड़ना चाहिए। पुण्यात्मा इसीलिए कहा जाता है कि उसमें सात्विक प्रवृत्ति का प्रवाह होता है, इसीलिए उसको पुण्यात्मा कहा जाता है। और तामसिक प्रवृत्ति का होता है, कहता पापात्मा है। राजसिक प्रवृत्ति का होता है, कहते हैं बड़ा जो है राजसिक वाला है, इसका ठाठ बाट वाला इंसान है वो, ऐसे कहा जाता है। तो जब तक संबंध जोड़ करके सात्विक पर नहीं जाएंगे, सात्विक से फिर जो है आत्मा का संबंध वहां प्रकृति से खत्म होता है। तो वो प्रोसेस में आपको ले ही जाना पड़ेगा, और प्रोसेस वो बिना आत्मा के प्रकाश के बिना उनकी शक्ति से पूरा नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ कहा जाता है। ठीक है पायल जी? हाँ सर, क्लियर। सर ये भगवत गीता के भी श्लोक में आता है, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमर्ति भक्तिमान में समय प्रिय नरः। भगवत गीता तो अद्भुत ग्रंथ है। अब हम लोग पंचम अध्याय में आते हैं, पंचम प्रकरण में आते हैं, जिसका नाम है प्राणायाम प्रकरण। और बहुत बड़ा चैप्टर है प्राणायाम प्रकरण भी। प्राणायाम प्रकरण में कितनी चीजें हमें पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें? पहले क्रम है, क्रम से आपको अभ्यास करना है। पहले स्थान के बारे में जानना है, फिर काल है, फिर मिताहार है, फिर नाड़ी शुद्धि है, फिर प्राणायाम। एक तो ये सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए, एग्जाम में इस सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आता है। घेरण संहिता के मुताबिक निम्न का क्रम बताएं, क्या क्रम है? तो उसमें स्थान, काल, मिताहार, नाड़ी शुद्धि और प्राणायाम। बहुत आसान है याद करना कि आप कहीं योग करने जा रहे हैं, पहले स्थान चुनेंगे ना, घर में भी देखते हैं कौन सी जगह पे करें जहाँ शांति हो, थोड़ा जहाँ हाथ पांव हम फैला पाए। स्थान देखते हैं, फिर काल देखते हैं कि कौन से काल में करें, बहुत सर्दी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है कि नहीं, मौसम बहुत बढ़िया है, काल है। फिर मिताहार है, नहीं खाना कितने घंटे पहले हमने खाया हुआ है, कितना खाया हुआ है, उसका ध्यान रखते हैं। फिर नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं, फिर प्राणायाम का अभ्यास है। इसमें आसन वगैरह नहीं जोड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। स्थान, काल, मिताहार, नाड़ी शुद्धि, प्राणायाम। स्थान में भी पहले देश की विशेषता बताई गई है, फिर कुटिया की विशेषता बताई गई है, और बड़ा सुंदर इसकी व्याख्या की। देश की भी व्याख्या बहुत सुंदर है, कुटिया की भी व्याख्या बहुत सुंदर है। और काल की तो अद्भुत व्याख्या की गई है, किसी हठयोग के ग्रंथ में काल के बारे में इतनी चर्चा नहीं है। एक तो कहा गया वसंत ऋतु शरद ऋतु में ही अभ्यास करे, क्यों करे ये बात भी बताया गया है। और हिंदी के 12 महीने बताए गए हैं। चैत्र से शुरू हो रहा है और फागुन पे आगे खत्म हो रहा है। फागुन अंतिम महीना, जैसे दिसंबर अंतिम महीना होता है, फागुन अंतिम महीना, चैत पहला महीना होता है, ऐसे शुरू किया गया है। फिर उसको ऋतु में बांटा गया, हर 2-2 महीने की एक ऋतु हुई। फिर एक ऋतु 2 महीने की भले ही है, लेकिन एक ऋतु का असर 4 महीने रहता है। हर ऋतु का असर एक दूसरे में थोड़ा सा आच्छादित रहता है, अलग अलग नहीं है कि नहीं इसका अगर वसंत ऋतु है तो उसका 2 महीने होगा, नहीं वसंत ऋतु का 4 महीने होगा, शरद ऋतु भी 4 महीने होगा। तो अपना 2 महीने लेकर फिर आगे पीछे भी वो लेते हैं। तो वो किस तरीके से वर्गीकरण बताया गया है वो भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद पथ्य अपथ्य की चर्चा आई हुई है। पथ्य अपथ्य में थोड़े कंफ्यूजन की भी स्थिति होती है घेरन संहिता में, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी बताई गई जो पथ्य में जनरली हम कहते हैं, और खुद ही श्लोक में ये बात है कि कई जगहों पर उसको पथ्य कहा गया, कहीं अपथ्य कह दिया गया है। तो वो हो सकता है कि इतना पुराना ग्रंथ है तो बाद में यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसमें कुछ गलतियां बाद के विद्वानों से रह गई होंगी। मिताहार की चर्चा में जनरली अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, चतुर्थांश विवर्जित वाला ही हम लोगों ने नियम पढ़ा है, लेकिन घेरन संहिता में साफ साफ कहा गया है पेट को आधा पेट अन्न से भरेंगे, तृतीय हिस्सा तीसरा हिस्सा जल से, और चौथाई हिस्सा खाली छोड़ेंगे वायु के लिए। ये बात घेरन संहिता में साफ साफ कही गई है। मिताहार में फिर और आगे है जो 2 श्लोक ऐसा है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट श्लोक से ही। वो श्लोक भी इंपॉर्टेंट है। लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रमोशनम मनो अभिलिषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत कठिनम दुरितम पूति उष्णम प्रियोषितम तथा अतिशीतम च अति च उष्णम भक्ष्यम योगी विवर्जयेत। ये वाला श्लोक भी हम लोग याद कर लेंगे, बोल बोल के दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद मिताहार के बाद आ गए हम नाड़ी शोधन में।
जब नाड़ी शोधन में आते हैं तो नाड़ी शोधन करेंगे, उससे पहले आसन की चर्चा होगी, कैसा आसन होना चाहिए, आसन का क्रम भी बताएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। कुश का आसन, मृग चर्म कहा गया, व्याघ्र चर्म कहा गया, कंबल कहा गया है। फिर नाड़ी शोधन के 2 प्रकार बताए गए, समनो नाड़ी शोधन, निर्मनो नाड़ी शोधन। समनो निर्मनो में क्या भेद है ये भी देखना पड़ेगा। फिर कुंभक है, उसके बाद नाड़ी शोधन के बाद फिर कुंभक की चर्चा आती है। 8 कुंभक बताए गए हैं, सहित, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। इसमें केवली भी है, इसमें सहित एक अलग है, इसमें शीतकारी नहीं है। हठ प्रदीपिका से अगर तुलना करें तो तुलना भी हम लोग कर लेंगे। और सहित के 2 भेद बताए गए हैं, सगर्भ और निगर्भ। सहित में भी 2 भेद है, सगर्भ निगर्भ। और कुंभक के दौरान यानी प्राणायाम के दौरान, उसके बाद केवली कुंभक के दौरान हंस मंत्र की चर्चा की गई है, और श्वास कितना बाहर जा रही है, किस क्रिया के दौरान कितने अंगुल बाहर जा रही है, इसकी भी चर्चा है। इसमें भी कहा गया शरीर की माप जो है 96 अंगुल बताया गया है। हाँ, इसमें प्लावनी नहीं है, बहुत सुंदर, प्लावनी नहीं है, शीतकारी भी नहीं है, सुंदर, बहुत बढ़िया। अब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं, फिर इसको बाद में रिवीजन जैसे हम लोग अभी तक करते हैं, एक दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन उसको फटाफट 5 मिनट में रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्राणायाम प्रकरण में घेरन ऋषि चंडकपाली से कहते हैं, अथातः प्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य यद विधिम यस्य साधन मात्रे देव तुल्यो भवेत नरः। ये प्राणायाम का प्रकरण में कहने जा रहा हूं, और इसके अभ्यास से तो देवतुल्य हो जाता है नर जो है, हम लोग देवतुल्य हो जाएंगे इसकी विधि से अगर पालन करेंगे, साधन मात्र से देवतुल्य हो जाते हैं। अब देखिए पहले क्या है, स्थान है, फिर काल है, मिताहार है, नारी शोधन, फिर प्राणायाम है, वो वाला श्लोक यहाँ है। आदौ स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नारी शुद्धिम ततः पश्चात प्राणायामम च साधियेत। यानी कहा गया ऐसा नहीं प्राणायाम पहले कर लो बाकी चीजें बाद में, पहले यही सीक्वेंस होगा कि स्थान को पहले चुनिए, काल का निर्धारण कीजिए, मिताहार पर ध्यान लगाइए, किन्हीं का माइक खोला है, नारी शुद्धि कीजिए, और उसके बाद पश्चात प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। ये 5 चीजें बताई गई हैं। इसका सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि जुलाई 2018 में पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। घेरन संहिता के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास के दौरान निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मिताहार, स्थान, नारी शोधन, काल। तो कितना अच्छा है, आसान सा है। तो स्थान होगा, फिर काल होगा, फिर मिताहार होगा, फिर नारी शोधन होगा। तो BDAC, BDAC किसमें है, तीसरे वाले में BDAC। अब हम लोग एक एक करके आते, पहले स्थान चुनते हैं, कहाँ पर जाएंगे सब लोग योग का अभ्यास करने के लिए। चलिए देखते हैं। दूर देशे तथा अरण्ये राजधान्याम जनान्तिके योगारंभम न कुर्वेद कृते च सिद्धिधा भवेत। दूर देश में, अरण्य में, राजधानी में और लोगों के बीच में, जनान्तिके लोगों के बीच में योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए, आसान नहीं होता है, सिद्धि फिर नहीं मिलेगी। क्यों कहा गया दूर देश, किन के लिए, मेरे लिए दूर देश, अगर दिल्ली में हूं तो मेरे लिए दूर देश केरल होगा, जो केरल में है उनके लिए दूर देश दिल्ली हो सकता है, वेदन जी के लिए दूर देश हो सकता है केरल, वेदन जी के लिए उत्तराखंड के उत्तराखंड दूर देश नहीं होगा। अरण्य में, जंगल में जहाँ बीहर है, जहाँ खतरा होता है, वहां नहीं करना है। राजधानी में, दिल्ली जैसी राजधानी में, अब तो ये नियम उस समय के लिए है, अब तो सब लोग सेपरेट रहते हैं, एक साथ रह के भी एक साथ नहीं रहते हैं, तो कीजिए आराम से, कोई किसी को देखने वाला नहीं है। और लोगों के बीच में, या कई जगह इसका अर्थ लगाया जाता है जनांतिके का, राजधानी में या उसके आसपास या लोगों की भीड़ भाड़ में, ये भी अर्थ लगाया जाए। क्यों नहीं करना चाहिए वो देखिए, किस जगह पर क्या दिक्कत होती है। अविश्वासम दूर देशे अरण्य रक्षित वर्जितम लोकारण्य प्रकाशश्च तस्माद त्रीणी विवर्जिए। दूर देश में अविश्वास होता, कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा, पता नहीं ये परदेसी है, तो परदेसी कहीं गलत ना कर दे, पता नहीं क्या जादू टोना करने आया, क्या पता किस वेश में आया, क्या मन में है। तो दूर देश में अविश्वास करते हैं लोग, तो आपको परेशान करेंगे। अरण्य में सुरक्षा का अभाव होता है, रक्षित वर्जित, वहां रक्षा करने में आपको दिक्कत होगी। और राजधानी और उसके निकट कहा गया लोकारण्य, जहाँ लोग बहुत ज्यादा होते हैं राजधानी में या उसके निकट,
तो लोगों की भीड़ की वजह से आपका जो है प्रकाशश्च, आपकी विद्या प्रकाशित हो जाएगी। ये उस समय लिखा गया जब योग विद्या को काफी गुप्त रखने की बात होती है, कोई देख ना पाए। अभी भी बहुत सारी गुप्त विद्याएं योग में होती हैं जो लोग अकेले करते हैं, और उस जमाने में लिखी गई जब तो योग को गुप्त ही रखा जाता है। जिसके अंदर क्वालिटी नहीं है, गुरु ने नहीं दिया ज्ञान, तो उसको नहीं मिलेगा, तो प्रकाशित ना हो इस डर से भी इन 3 जगहों को त्रिनी कहा गया है। 3 जगह कौन कौन से हुए? दूरदेश, अरण्य और राजधानी को त्रिनी कहा गया है। इन जगहों पर अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो फिर कहाँ करना चाहिए अभ्यास? सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुद्रवे कृत्वा तत्रैकम कुटीरम प्राचीरैः परिवेष्टितम। कहाँ अभ्यास करना चाहिए? सुदेश में, अच्छे देश में, धार्मिक राज्य में, जहाँ सुभिक्षा भिक्षा आसानी से मिल जाए, जहाँ उपद्रव वगैरह नहीं होता हो। ये बताया गया है, देश की विशेषता बताई गई है। वहां पर फिर कुटिया बनाएंगे, वहां पर कुटी बनाएंगे जो चारों ओर से घिरा हुआ हो, 4 दीवारी से घिरा हो। कुटिया भी कैसे? 4 दीवारी से घिरा हुआ हो। सुदेश से अच्छा देश हो, जो धार्मिक राज्य जहाँ धर्म का सम्मान होता हो। सुभिक्षे भिक्षा आसानी से मिल जाए भोजन के लिए। निरुपद्रवे जहाँ उपद्रव वगैरह ना होता, लड़ाई झगड़े आपस में लोग ना करते। ये 4 विशेषता बताई गई है, चारों विशेषता ध्यान रखेंगे। सुदेशे धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे। अब वहां कुटिया का निर्माण करेंगे और कुटिया के चारों ओर प्राचीर होगा, यानी कि बाउंड्री वाल से घेर करके रखना है। अब इतना आलिशान भी कुटिया कहाँ से ऋषि मुनि लोग बनाएंगे? अब तो बनाते हैं, अब तो ऋषि मुनि के पास राजा महाराजा लोग खैर पहले भी बना कर देते थे, लेकिन जो सिर्फ एक योग करने कोई जा रहे हैं हमारे आपके जैसे, उनके लिए कौन बना कर देते? ये तो बड़ा सुंदर सा एक तस्वीर निकला होगा। योगा मैट्स भी है। अब उस कुटिया में जो 4 दीवारी से घिरी हुई कुटिया है, उसमें क्या क्या व्यवस्था रखनी चाहिए? वापी कूप तरागम च प्राचीर मध्यवर्तित च न अति उच्चम न अति निम्नम च कुटीरम कीट वर्जितम। ये 3 चीजें कहेंगे। वापी कूप तरागम का, यानी पानी का सोर्स होना चाहिए। वापी कूप तालाब मतलब तीनों पानी के सोर्स के लिए है कि पानी का सोर्स बहुत जरूरी है। और बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में कहा गया है, सत्यानंद सरस्वती जी के वाणी को उद्धृत किया गया है कि जहाँ पानी होता है वहां कुछ हो ना हो, भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था ना हो, बाकी चीजों की व्यवस्था ना हो, पानी होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। उससे वातावरण भी शुद्ध होता है। वहां से जब वायु चलती है तो वहां नमी बनी रहती है, वो अच्छा होता है योगी के लिए, ऐसा उनका कहना है। ऐसा बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में उद्धृत है। तो वापी कूप तालाब होना चाहिए प्राचीर के मध्य में। वो ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। और कुटीर कीट वर्जितम, साफ सुथरा होना चाहिए, कीड़े मकोड़े वाला नहीं होना चाहिए। फिर उसको क्या करना है? सम्यक गोमय लिप्तम च कुटीरम पत्र निर्मितम एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायामम समभ्यसेत। वो सम्यक तरीके से गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए। आजकल तो पता नहीं फिनाइल विनाइल आया हुआ है, सुगंधित फिनाइल भी आया हुआ है। पहले के जमाने में गाय के गोबर से लीप दिया, उसकी जो खुशबू होती थी, वो खुशबू आपको आनंदित कर देता था। अभी भी गांव जाओ अगर आप, पर्व त्योहार में ही अब गाय के गोबर से लीपा जाता है। मेरे यहाँ अभी भी गाय के गोबर से लीपा जाता है, लेकिन पर्व त्योहार में जैसे दीपावली से लेकर छठ तक में 4-5 बार उसको लीपा जाता है, पूरा आंगन। और वो तो वो जो खुशबू आती है ना, वो जबरदस्त होता है। और उस दौरान कहा जाता है सब रुको रुको, उधर ही रहो उधर ही रहो, इस बीच में पाँव मत रखना, पाँव पे छाप पड़ जाते हैं। और ज्यादा तेजी से बच्चे जाते हैं तो फिसल के गिरते हैं, जो सो अलग। हम भी कई बार फिसले हुए हैं बचपन में। माँ लोग कभी मना करती थी, नहीं मानते, चले गए दौड़ते हुए, फिसल के गिरे तो औरतें डांट पड़ती थी। ये नहीं कि हाँ बच्चा गिरेगा, नहीं, डांट पड़ती थी। मना कर रहे थे फिर भी आया, अच्छा हुआ। पहले ऐसे ही होता था। तो सम्यक तरीके से गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए वो कुटीर, वहां कुटीर बनाए। और गुप्त स्थान होना चाहिए। गुप्त स्थान तो पहले भी कहा गया ना कि भीड़ भाड़ में नहीं होना चाहिए। गुप्त स्थान में प्राणायाम का गुरु के बताए नियम के मुताबिक अभ्यास करना चाहिए। स्थान और कुटिया आपने देख लिया। अब काल निर्णय पर आते हैं। काल का निर्णय कैसे होंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मामला थोड़ा सा फंसने लगता है।
काल निर्णय पर आते हैं। काल निर्णय बहुत महत्वपूर्ण बताया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षाया च ऋतो तथा योगारंभम न कुर्वित कृते योगो ही रोगदः। अब कहा गया है कि ये 4 ऋतु ऐसा है, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु, इसमें योग की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। योगारंभ, ये नहीं कहा गया योग नहीं करना चाहिए, योग का आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें रोग होता है। ये मौसम ऐसा होता है कि इसमें रोग हो जाए, तो बहुत ठंडा है या तो बहुत गर्मी है या तो बारिश का मौसम हो रहा है, तो उसमें रोग होने की संभावना ज्यादा होती है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। वसंत ऋतु, शरद ऋतु याद है कि उस 2 मौसम में करना चाहिए। बाकी 6 ऋतुएं होती हैं, जो 4 ऋतु बच गया उसमें नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान है। करना किस में चाहिए? नीचे ये बात कही गई है, वसंते शरदि प्रोक्तम योगारंभम समाचरे तदा योगी भवेत सिद्धो योगान मुक्तो भवेत ध्रुवम। कि वसंत ऋतु और शरद ऋतु में योग का आरंभ करना चाहिए, शुरुआत करना चाहिए, और ऐसा करने से योगी को सिद्धि भी मिलती है और रोग से मुक्ति भी होती है। भवेत ध्रुवम मतलब जोर देकर कहा कि ये बिल्कुल सत्य है। ये घेरन ऋषि जोर दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि यूं ही कह रहा हूं, भवेत ध्रुवम ये बिल्कुल सत्य है। तो हम लोग जानते हैं कि बाकी जो वसंत और शरद ऋतु में होता है मौसम, ना अधिक ठंड होता है, ना अधिक गर्मी होती है, ना बारिश का मौसम होता है, मौसम बहुत सुहाना होता है। और सुहाना मौसम होने की वजह से उस दौरान बड़ा आनंद आता है, बाकी मौसम में इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो एग्जाम के लिए हो गया कौन से मौसम में करना चाहिए, कौन से में नहीं करना चाहिए। तो शरद वसंत में करना चाहिए, बाकी चारों ऋतु में नहीं करना। ऋतु की बात हो रही, ऋतु मतलब 6 ऋतु है, 2-2 महीने की एक ऋतु होती है। क्वेश्चन पूछा गया, घेरन संहिता के अनुसार हठ योग का प्रारंभ करने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त है? कितना आसान सवाल पूछा गया। वर्षा, हेमंत, शिशिर, शरद ऋतु। हो गया, बढ़िया। अब हिंदी महीने के बारे में आगे जानकारी दी गई, तो हिंदी महीने की बात पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर हिंदी महीना समझ लेंगे तो आसान होगा आगे जो आने वाला है उसको पढ़ने में। हिंदी महीना वैसे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, अपने यहाँ तो बहुत विशाल देश है, लेकिन ये सर्वमान्य माना गया है। हिंदी महीना और कौन सी ऋतु होती, देखिए 12 हिंदी महीना होता है। चैत्र से शुरू होता है, चैत्री नवरात्र कहते हैं ना, चैती नवरात्र। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। अभी अश्विन महीना चल रहा है, यानी अभी का जो मौसम है शरद ऋतु का, बहुत सुंदर मौसम है। इस महीने में योग का आरंभ नए लोगों को करना चाहिए। तो देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है? चैत्र से हो रही है, यानी वसंत ऋतु से हो रही है। जो वसंत ऋतु में फूल इतने खिलते हैं, उस ऋतु से शुरुआत होती है, वसंत ऋतु से। और महीना होता है चैत्र से, पहला महीना हम लोगों का है। और फागुन जिसमें होली वाला महीना होता है ना, फागुन में आकर के हमारा महीना कंप्लीट होता है। लास्ट महीना फागुन का है। तो हमारे त्योहार ही त्योहार हर महीने में होते हैं। तो चैत वैशाख इसको याद करना पड़ेगा, सीक्वेंस में याद होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को याद होता है चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। ज्येष्ठ को कई जगह पे जेठ भी बोला जाता है। ये ज्येष्ठ वही शब्द है। ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है ना, कहते हैं जेठ हमारे आ गए, उसी को तो संस्कृत में ज्येष्ठ भी कहते हैं। तो ज्येष्ठ आ गए, चैत्र वैशाख के बाद ज्येष्ठ आ गए, आषाढ़ आ गए, फिर सावन भादों में बारिश होने लगी, अश्विन कार्तिक में बारिश कम हो गई। अब तो पता नहीं शायद अश्विन में बारिश हो ना, दिल्ली में तो बहुत बारिश हुई है, अब अश्विन में शायद ना। अश्विन कार्तिक, कार्तिक स्नान भी होता है, सुबह सुबह मंदिर में खूब पूजा होती है, दिल्ली में बड़े भक्त लोग रहते हैं। मार्गशीर्ष और पौष की बात आई, मार्गशीर्ष पौष में फिर जो है यहाँ से ठंड शुरू हो जाएगी। और फिर माघ में भी, पौष और माघ में तो बहुत ठंड होती है। फिर माघ फागुन हो गया। अब देखिए जब पूरा महीना आपको याद हो गया चैत्र से फागुन तक, तो 2-2 महीने का सेट बनाइए और ऋतु को बिठा दीजिए। वसंत ऋतु, वसंत के बाद कौन सी ऋतु आती है? गर्मी का मौसम आता है। ग्रीष्म ऋतु, जब गर्मी बहुत बढ़ती है तो समंदर का पानी जो है वाष्प बन के बादल बनता है, फिर बारिश होती है, तो वर्षा ऋतु हो गया। और सारे वर्षा हो गए, तो वर्षा इतना हो गया कि सब कुछ ठंडा कर दिया, धीरे धीरे ठंडा आने लगता है, तो शरद ऋतु हो गया। शरद ऋतु के बाद कहा गया ठंडा थोड़ा सा आने के बाद लोग और कपकपाने लगते हैं, कपकपाने लगते हैं तो और हेमंत आ गया और ठंडा बढ़ गया।
बहुत ठंडा हो रहा है तो सूर्य भगवान ने कहा चलो हमने बहुत दिन आराम कर लिया, अब थोड़ी सी इनको गर्मी देना शुरू करते हैं। तो शिशिर से थोड़ा थोड़ा जो है वो गर्मी देना शुरू करते हैं। तो माघ फागुन में थोड़ी थोड़ी उनकी गर्मी आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ निमोनिक बना करके खुद से, ये ऋतु है, 6 ऋतु है, ये 12 महीना है, याद रखें। अंग्रेजी महीना में एग्जैक्ट ये नहीं होता है जो मैंने लिखा हुआ है, ये बीच बीच से लिया जाता है, लेकिन एक मोटा मोटा समझने के लिए आप सोच सकते हैं चैत्र वैशाख मार्च अप्रैल को माना जाता है। जेठ आषाढ़ हो गया आपको मई जून, सावन भादो जुलाई अगस्त वाला है, अश्विन कार्तिक सितंबर अक्टूबर, मार्गशीर्ष और पौष होता है नवंबर दिसंबर, माघ फागुन हो गया जनवरी फरवरी। जनरली ये मिलता जुलता होता है जनरली। तो इसको दूसरे भी प्लेट में आप देख सकते हैं, तीसरा प्लेट भी जब बनाएंगे तो उस समय और समझा देंगे, हो जाएगा। वसंत ऋतु एक साथ चैत्र वैशाख, ग्रीष्म ऋतु जेठ आषाढ़, वर्षा ऋतु सावन भादो कहते हैं ना वर्षा ऋतु, शरद ऋतु अश्विन कार्तिक, हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष और पौष, शिशिर हो गया माघ फागुन। ये आपको 6 ऋतु 12 महीने का। इतना इसलिए बताया क्योंकि आजकल ना सब कुछ अंग्रेजी दांव हो गया हुआ है, हम लोग भी सब भूल भाल गए अपनी संस्कृति को। तो घेरन ऋषि के माध्यम से हम लोग अपनी संस्कृति को थोड़ा याद करते हैं, अपने महीने को थोड़ा याद करते हैं। और यहाँ फिर उसी बात को जो हमने ऊपर पढ़ा होगा उसी को संस्कृत में कहा गया है, चैत्रादि फाल्गुन आंतिके च माघादि फाल्गुन आंतिके द्वौ द्वौ मासावृत भागावनु भावः चतुः चतुः। अब कहा गया कि देखिए दो दो महीने का जो है, दो दो महीने का जो है ऋतु होता है, चैत्र से लेकर फागुन तक, और माघ आदि भी फागुन सब मिल करके कहा गया है। यहाँ पर कहा गया कि महीना जो महीना होता है चैत्र से फागुन तक, उसमें माघ और फागुन को भी जोड़ा, फागुन के अंत में। तो ये पूरा साल आपका होता है चैत्र से शुरू होकर के फागुन तक, दो दो मास का जो है आपका विभाग बटा हुआ है ऋतु का। और सबके 4-4 महीने तक जो है उसके भाव होते हैं, यानी उसका असर होता है। यानी अगर किचन में खाना बन रहा है तो उसकी खुशबू और जगह फैलती है ना, तो ऐसे ही होता है ऋतुओं का। अब देखिए क्या कहा गया है, वसंत चैत्र वैशाख हो, वसंत में चैत्र वैशाख हो गया, और ज्येष्ठ आषाढ़ हो गया, आषाढ़ हो गया ग्रीष्म में, ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ आषाढ़ हो गया। ये आषाढ़ इसलिए बोल रहा हूँ, कई जगह हमारे गांव में ऐसे बोला जाता था, आषाढ़ के आषाढ़ बोला जाता। वर्षा में कहा गया श्रावण भाद्राभ्याम, वर्षा ऋतु श्रावण भादो हो गया। शरद ऋतु हो गया अश्विन कार्तिको, शरद ऋतु अश्विन कार्तिको है। मार्ग पौष च हेमंत, हेमंत हो गया। मार्ग शीर्ष और पौष, मार्ग शीर्ष को अगहन और पौष कहा जाता है, अगहन का महीना कहा जाता है। उसके बाद है शिशिर ऋतु में माघ फागुन कहा गया, फागुन पे आपका 12 महीना कंप्लीट हो गया, ये ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इनका असर 4-4 महीने तक होता। अनुभवम प्रवक्ष्यामि ऋतूनाम च यथोदितम माघादि माधवान्तेषु वसंता अनुभवम चैत्रादि च आषाढ़ंतम च निदा निदाघ अनुभवम विदुः। अब इसको आगे देखेंगे, अभी इसको करने लगेंगे तो बिना प्लेट के वो समझ में नहीं आएगा। आषाढ़ी च अश्विनांतकम प्राविशा अनुभवम विदुः भाद्रादि मार्ग शीर्षांतम शरदो अनुभवम विदुः। अब बताया जा रहा है कि एक ऋतु का में तो 2 महीने आता है, लेकिन असर 4-4 महीने तक रहता है। जैसे मान लीजिए कभी सावन भादो खत्म हो गया आपका, अब शरद ऋतु आ चुका है, अब तो पितृपक्ष लग गया, शरद ऋतु मान लीजिए आ गया हुआ है, लेकिन शरद ऋतु में भी कई बार बारिश हो जाती है ना, हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। तो असर तो वर्षा ऋतु छोड़ रहा है, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ अचानक से कि नहीं हमारा 2 महीने का टेन्योर खत्म हो गया, 7 बजे की क्लास कंप्लीट, अब 8 बजे वाली शुरू हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा उसमें जाते हैं। कार्तिका माघ मासांतम हेमांतम अनुभवम विदुः मार्गादि चतुरो मासान शिशिर अनुभवम। अब 4-4 का, पहले इसको शब्द सह देख लेते हैं, फिर प्लेट में समझेंगे कि कैसे 4-4 का होता है, कौन आगे कौन पीछे अपना असर छोड़ता है, कौन सिर्फ आगे छोड़ता है, कौन दोनों तरफ असर छोड़ता है। चैत्र से लेकर फागुन तक, यानी पूरे साल में जैसे जैसे माघ और फागुन 2 महीने ऋतु होती है और 4-4 महीनों में उसके प्रभाव का अनुभव होता है। यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया, इसको चौथी बार रिपीट नहीं करूंगा। किसी भी ऋतु का प्रभाव 1 महीने पूर्व से शुरू होकर 1 महीने बाद तक होता है।
माघ फागुन चैत वैशाख 4 महीनों में वसंत के जैसा अनुभव होता है। माघ फागुन चैत वैशाख तक वसंत का, यानी माघ महीने से ही हल्के दिन में धूप गुनगुनी हो जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ तक ग्रीष्म का अनुभव होता है, गर्मी का अनुभव चैत्र महीने से ही दोपहरी में शुरू हो जाता है। आषाढ़ श्रावण भादो अश्विन वर्षा के जैसा अनुभव होता है, आषाढ़ से ही हल्की वर्षा शुरू हो जाती है, श्रावण भादो तो टॉप पे होता है, अश्विन में अभी भी थोड़ी बहुत बारिश होती ही होती है। और भाद्रा से मार्गशीर्ष तक शरद ऋतु जैसा अनुभव होता है, भादो से ही शरद ऋतु जैसा अनुभव, रात को हल्के एक चादर ओढ़ना पड़ता है। कार्तिक से माघ महीने तक हेमंत ऋतु जैसा असर होता है, मार्गशीर्ष से फागुन तक शिशिर ऋतु जैसा अनुभव होता है। तो मैंने कथा सुना दिया आपको, अब इसको समझिए, जरा प्लेट में समझिए, फिर उसको अलग से समझेंगे। ये मैंने जो कॉपी पे बनाया था अपने हाथ से वही है अभी, बाद में इसको हम आपको ग्राफिक्स में बढ़िया से बना करके दिखाएं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। हमने ऐसे बनाया कि वसंत ऋतु में हो गया आपका चैत वैशाख, ग्रीष्म में जेठ आषाढ़, वर्षा में सावन भादो, और शरद में हो गया कार्तिक अश्विन, हेमंत में हो गया पौष और मार्गशीर्ष, शिशिर में हो गया माघ और फागुन। ये दो दो ले लिया। अब कहा गया चार चार का असर होता है। चार चार का असर कैसे होता है देखिए, वसंत ऋतु में कहा गया माघ फागुन चैत वैशाख, यानी वसंत ऋतु अपने से 2 महीने पहले से ही अपना असर दिखाने लगता है। कुछ लोग होते हैं ना, आते हैं और पहले से ढोल बजाना, हाँ 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 अरे आ रहे हैं, आपके यहाँ कोई मेहमान आते, कुछ मेहमान तो चुप होते हैं, अचानक से पहुंच जाएंगे, अचानक से आ गए, अब कब जाएंगे पता नहीं, वो अपनी मर्जी से जाएंगे। और कुछ मेहमान होते हैं फोन करते हैं, अरे फलना सुन रहे हो मैं आ रहा हूँ, किस दिन आओगे, अरे इस दिन आएंगे ना, अरे आ गए क्या, हाँ हाँ दिल्ली पहुंच गए हुए हैं, अभी आने, अभी फलाने के यहाँ रुके हुए हैं, आ जाएंगे तुम्हारे, कब आओगे, अरे कल आ जाएंगे। तो वो पहले से जो है फोन फान करके अपनी व्यवस्था बनाते हैं। तो बसंत ऋतु जो है पहले से फोन कर देते हैं, 2 महीने पहले से आपको आगाह कर दें, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो बसंत ऋतु का क्या हो गया, असर कितना होगा, माघ से शुरू हो जाएगा इसका थोड़ा थोड़ा असर। ऐसा नहीं कि माघ में शिशिर का असर नहीं होगा, ठंड नहीं होगी, होगा। माघ फागुन में भी बसंत का अनुभव होने लगता है, बसंत का मौसम आने वाला है। जिनका वेट नहीं करते वो पहले आते हैं। तो बसंत का हो गया, अब 2 महीने पहले से ले रहा है, और अपना जो है इसका चैत वैशाख है उसमें तो है ही। ये बेचारा बसंत जो है जितने दिन तक आपको बोला है ना कितने दिन तक रुकेंगे, उतने ही दिन तक रुक करके चले जाते हैं। वो कहा वैशाख तक रुकेंगे, वैशाख तक रुक करके बेचारे चले गए। अब ग्रीष्म ऋतु का देखिए, ग्रीष्म ऋतु क्या करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में कहा गया चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। ग्रीष्म ऋतु भी 2 महीने पहले से फोन करके आएंगे, यानी कि चैत महीने से ही आपको हल्की गर्मी का एहसास होने लगता है, अरे गर्मी हो रही गर्मी हो रही। फिर सुबह शाम बड़ा आनंद का मौसम, हाँ बसंत ऋतु है, अरे दिन में गर्मी हो रही गर्मी का। तो गर्मी क्या है, ग्रीष्म ऋतु आने वाला, वो आपको फोन कर रहा है, कॉल कर रहा है, रिंग रिंग कर रहा है कि आने वाला हूँ आने वाला हूँ। तो बसंत और ग्रीष्म का संस्कार एक जैसा है, व्यवहार एक जैसा हो गया। अब आते हैं वर्षा ऋतु पर। वर्षा ऋतु कहा गया है आषाढ़ सावन भादो अश्विन। अब वर्षा ऋतु जो है ना ये ऐसा है कि फोन थोड़ा करेंगे भी और थोड़ा देर तक भी रुक जाएंगे, अपनी बात पे अडिग नहीं रहते हैं कब तक रहना है। ये 1 महीना पहले फोन, वो दोनों 2 महीना पहले से एकदम सीट बुकिंग करा लिया, आप भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो। ये जो है आप कहीं का प्रोग्राम बना रहे हो जाने का, फोन करते रहे मैं आ रहा हूँ, आ रहे हो क्या, प्रोग्राम थोड़ा कैंसिल कीजिए। तो 1 ही महीना पहले बताता है ये। वसंत और ग्रीष्म 2 महीना पहले बताता है, और अपने समय तक ही रहता है, दूसरे के समय में नहीं घुसता है, दूसरे के समय में पहले घुसता है फोन करके। वर्षा ऋतु क्या करता है, 1 महीना ही पहले फोन करेगा, आषाढ़ से अपना वर्षा थोड़ा थोड़ा झिम 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 शुरू कर देगा, आ रहा हूँ। और भादो खत्म हुआ, अश्विन में भी थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा और बरस लेते हैं, अरे थोड़ा सा रह गया हुआ है समंदर का पानी का बादल, थोड़ा और बरस लेते हैं, कुछ दिन और रह जा, चले जाएंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ का, तुम्हारे यहाँ का मौसम, खाना पीना, दुल्हन खाना बहुत अच्छा बनाती है, 1 महीना और रुक जाते हैं। तो ये वर्षा ऋतु ऐसा है, पकौड़े वकौड़े खाते हैं ना इस समय। तो वर्षा ऋतु 1 महीना पहले 1 महीने बाद तक रहता है। इनका भी संस्कार देख लिया। अब शरद ऋतु का संस्कार देखिए। शरद ऋतु कहते हैं भादो अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष। शरद ऋतु भी अपना 1 महीना पहले का, ये भी वर्षा ऋतु की तरह इसका भी संस्कार है, एज इट इज। ये भी भादो से ही शरद ऋतु अपना
बारिश इतनी हो गई, थोड़ा थोड़ा ठंडक, सुबह शाम कहते हैं, सुबह शाम की हल्की सी ठंड होती है। 1 महीना पहले 1 महीने बाद तक शरद का भी असर होता है। अब आते हैं हेमंत पर, अभी याद कर लेंगे हेमंत। सर आपने तो हमको सब स्कूल बच्चे जैसे बना दिए, तो इतना सुंदर समझा समझा के। अब हेमंत कहा गया है कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ। अब हेमंत भी कहते हैं कार्तिक मार्गशीर्ष पौष और माघ, हेमंत भी इसी के जैसा हुआ। लीजिए, अब ये तीनों एक ही कैटेगरी के संस्कार के हो गए, वर्षा शरद और हेमंत। वर्षा शरद हेमंत 1 महीना पहले 1 महीना बाद तक आपके यहाँ भोजन ठठा के खाएंगे और जाएंगे नहीं जल्दी। 1 महीना पहले 1 महीने बाद तक हो गए। कौन से? वर्षा शरद और हेमंत का होगा। तो उधर 3 जब एक संस्कार के हैं तो उधर 3 भी एक संस्कार के होंगे। शिशिर का क्या? मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन। यानी कि अब उधर, अब देखिए, अब समझ में पूरी तरह आ जाएगा। अब शिशिर ऋतु जो है ये भी बेचारे वसंत के जैसा संस्कार इनका है। ये भी 2 महीने पहले से सीट बुक करा लेंगे और एग्जैक्ट डेट पर छोड़ करके चले जाएंगे। यानी ये भी मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन। अब देखिए, इसको बांट दीजिए, बीच से ऐसे काट दीजिए। तो सबसे अंतिम जो महीना आपका फागुन है, उससे पहले वाला महीना यानी मार्ग, यानी सबसे अंतिम ऋतु जो आपके साल की है वो शिशिर ऋतु है। सबसे अंतिम ऋतु अपने साथ 2 को समेटती है। तो शिशिर, बसंत और ग्रीष्म तीनों के संस्कार एक जैसे हो जाते हैं। यानी अपने आने से 2 महीने पहले असर रहेगा और अपना जो 2 महीना है वो तो लेगा ही लेगा। ये तीनों का हो गया, अपने से 2 महीने पहले का लेता है। और वर्षा शरद और हेमंत जो है, तीनों का संस्कार एक जैसा है। 1 महीने पहले फोन करेगा, 1 महीने बाद तक रहेगा, ये तीनों का। अब ये आपको टेबल मुझे नहीं लगता है दिक्कत हुई होगी। दिक्कत अब कहाँ होगी? दिक्कत ये महीना याद करने में होगी और ये दिमाग में बिठाने में होगा कि अच्छा, शिशिर वसंत और ग्रीष्म तीनों दोस्त हैं, तीनों एक टीम में है। वर्षा शरद और हेमंत एक टीम में है। तो वर्षा शरद हेमंत को कुछ तो करना पड़ेगा। तो वर्षा में हल्की ठंड शुरू हो जाती है, वर्षा शरद हेमंत को चलो तीनों को एक साथ ठंड वाला रख लिया। शिशिर में थोड़ी कम होने लगती है ठंड, तो शिशिर वसंत और ग्रीष्म को थोड़ा रख लिया। कुछ निमोनिक बिठाइए, तीनों तीन दो टीम हो गई 3-3 की, तो दोनों के संस्कार अलग अलग हो जाएंगे। ये कंप्लीट हो गया आपका। इसको समझाने में कई बार क्या होता है, अगर आप अच्छे से ध्यान से नहीं बैठे हुए हो तो ये समझ में नहीं आता है, बहुत मुश्किल होती है इसको समझने में, कैसे किसको लें। अब ये बताने की जरूरत ही नहीं, याद रखने का फॉर्मूला। बैंड बाजा बारात वाला हमने एक बार समझाया था, उसको लिख दिया था। इस बार हमने अलग तरीके से समझाया। इसको कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक हो गया कि नहीं? दिक्कत तो नहीं है? वसंते वापि शरदि योगारंभम तो समाचरे तदा योगी भवेति सिद्धो बिना अभ्यासेन कथ्यते। वसंत शरद ऋतु में योग अभ्यास शुरू करने से, आरंभ करने से, बहुत ज्यादा अभ्यास के बिना भी, बिना अभ्यासेन कथ्यते, बहुत ज्यादा मेहनत किए बिना भी आपको सिद्धि मिल जाती है। अभी मौसम है, अभी जो जिनका अभ्यास छूटा है शुरू कर दीजिए। मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है, सटकर्म वगैरह का अभ्यास अच्छे से भी कीजिए। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग कल से मिताहार से आगे बढ़ेंगे। सर जी, मेरी माता जी हैं, उनको अंग्रेजी का महीना समझ में ही नहीं आता है। अच्छा है ना? वो हिंदी का महीने वो तो पूरा पूरा बता देती है, समझा देती है। पहले हम भी कहते थे पता नहीं हमारी माँ क्या बताती है, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन अब समझ में आता है कि हमारी माँ ठीक थी। मेरे को इन्हीं से याद हुआ है, मेरी माँ से और दादी से। हमें भी अपने मम्मी पापा से ही ये सब महीना याद ऐसे हुआ है ना। बोलते वो लोग चेत चल रहा है, वैसाख चल रहा है, तो उससे याद हो गया। अच्छा, वो बताते थे इस महीने में ये नहीं खाना है, इस महीने में ये नहीं खाना। अच्छा, ये महीना है, पूरब से हवा बह रही है तो बारिश होगी, पश्चिम से बह रही है तो बारिश नहीं होगी। पूर्वई उनको हवा। ये जी जी जी। पूर्वइया। तो पश्चिमा, जैसे पश्चिम चल। मुझे इतना तो याद है, बहुत तो भूल गए। जैसे मई के महीने में गेहूं की तैयारी होती है। गेहूं में कहा गया है कि पछुआ हवा चले तो गर्मी होगी, गेहूं के डंठल सूखेगा और बढ़िया से वो होगा। पूर्वइया हवा चले तो अरे सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, आज जो है ना ये फसल तैयार होने में दिक्कत होगी। मैंने ये देखा हुआ है। पिछवाई हवा चलती तो वो दाने नहीं पड़ते उनमें। हाँ, पछवैया हवा चलती कहा था। अब तो बहुत बढ़िया थ्रेसर में जो है ना सारी फसल जो है वो गेहूं निकल जाएगा बढ़िया से। अब हम लोग, कुछ लोग पुराने लोग सर ये हवाओं से ये भी पता लगा लेते थे कि अब कौन सा रोग होने वाला है, ऐसा करके। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। कहते हैं ना
पूर्वा हवा चल रही, पछवा हवा चल रही, कपड़े पहन लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही, इससे कुछ नहीं हाँ, होगा गाँव में सब। अच्छा ये बताइए, इतने लोग हैं ऑनलाइन टेस्ट, फिर भी बहुत लोगों ने नहीं दिया, आधे लोगों ने दिया हुआ, आधे ने नहीं दिया। खैर कोई नहीं, देखते हैं। सर हमने दिया तो है, लेकिन फिर से देना है हमें, क्योंकि कल ठीक है, बिल्कुल हम पढ़ नहीं पाते, बस ऐसे ही दे दिया था हमने जो किताब इनको में। फिर से देना है ना, तो सर मुझे मुझे भी। मैसेज कर दीजिए, मैं भेज हाँ दिया सर करूँगा।